हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हमने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। इस वजह से ही इसको नाम दिया गया पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? अब डीएनए कहां पे पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अभी हमने देखा जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे पाया जाएगा? अब हमने देखा कि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, तो इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सेंटर में पाया जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस में पाया जाएगा। जैसे इसे हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। मतलब इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ है। मदर सेल में जो पाया जा रहा था उसका आधा ही डॉटर सेल में पाया जा रहा है, जिस वजह से रिडक्शन देखा गया। अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल में हम सबसे पहले देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्वीय जालिका। इसको हम शॉर्ट में ईआर लिख करके पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम लिखेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो हम इसको ईआर लिख करके पढ़ेंगे शॉर्ट में। अब यहाँ इंडोप्लाज्मिक से हमें क्या पता चलता है? इंडोप्लाज्मिक से हमें पता चलता है, इंडो मतलब कि इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। अब इससे क्या पता चला? मतलब कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इस वजह से इनका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो सबसे पहले इसके बारे में हमें क्या पता है? सबसे पहले तो हमें पता है इसके बारे में, हमने कल सेल की टेबल देखी थी, उसमें हमने देखा था इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है। तो कितनी मेम्ब्रेन होती है? ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी कि बाहरी आवरण जो इसका होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से घिरा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है आखिर इसका शेप कैसा होता है। अब हम शेप की बात करेंगे। इसका शेप किस तरह का होता है? ये नेटवर्क होता है। नेटवर्क क्या होता है? ये एक जाल होता है। किस टाइप का जाल है? अब जाल होता है ये टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का। टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का ये एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि दीदी नेटवर्क तो आपने बता दिया कि जाल होता है, लेकिन ये ट्यूबुलर क्या होता है? तो ट्यूबुलर क्या होता है? ट्यूबुलर होता है बेलनाकार नलिकाएं, यानी कि बेलनाकार नलिकाओं का एक जाल होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आता है कि आखिर ये किससे जुड़े होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं सेल में? तो ये होते हैं न्यूक्लियस से, ये जुड़े होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं और उसके पास में ही पाए जाते हैं। उसी का निकला हुआ नेटवर्क है, उससे जुड़ा हुआ नेटवर्क है जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस and embedded in nuclear membrane, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर की जो कवरिंग होती है, उसी कवरिंग में ये धसे हुए होते हैं। एम्बेडेड मतलब क्या होता है? धसे हुए। ओके, नेक्स्ट आता है आखिर ये
इसके कितने टाइप्स होते हैं, अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ईआर, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का, कौन कौन से टाइप्स का होता है वो भी देखेंगे हम। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, नेक्स्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SER। तो हमने अभी तक क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन से राउंड होता है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है जो कि छोटे छोटे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का होता है, यानी ट्यूब्यूल यानी नलिका वाले स्ट्रक्चर्स का होता है। प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस के पास में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है उसमें धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER बोलते हैं, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER बोलते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम RER और SER के बीच का डिफरेंस देखते हैं। अब हम लोग RER और SER के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सबसे पहला डिफरेंस आता है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। वहीं पे अगर हम SER की बात करें तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम्स absent on the surface। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है, नेक्स्ट आता है, हमें पता चला जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स का जो काम होता है वो काम RER करेगा। मतलब कि राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन्स, तो RER में क्या चीज बनेगी, किस चीज की सिंथेसिस होगी, RER में होगी प्रोटीन की सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन occurs। इसमें प्रोटीन बनेगा, RER प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। क्यों प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं, इस वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। अब SER में क्या होगा, SER बनाएगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। अब लिपिड क्या होता है, लिपिड मतलब कि वसा यानी फैट, ठीक है, ये फैट बनाता है और ग्लाइकोजन बनाता है। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि RER में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। SER में राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, सो ये लिपिड और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है, लिपिड और ग्लाइकोजन बनाता है। अब नेक्स्ट हम फंक्शंस देख लेते हैं कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ये सेल में कर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है,
अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। ओके, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमने देखा आरईआर प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहा है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये लिपिड और ग्लाइकोजन भी बना रहा है, तो इसकी भी सिंथेसिस कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। तो इतना काम ईआर करता है। अब हमने क्या देखा, डिफरेंस क्या था, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आरईआर में, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस वजह से ये रफ होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। एसईआर में क्या होता है, एसईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं इस वजह से लिपिड और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है। अब फंक्शंस क्या होते हैं ईआर के, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जो कि आरईआर करता है, और लिपिड और ग्लाइकोजन की भी सिंथेसिस करता है जो कि एसईआर करता है। तो इतना हमने ईआर के बारे में जाना, इतना नोट कर लीजिए, देन हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडीज, जिसको गोल्जी काय कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ईआर के पास में ही पाया जाता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप ये कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ये शेप में कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि खोखले होते हैं अंदर से और पास पास में जुड़े हुए होते हैं। मैनी फ्लैट डिस्क लाइक sacs called सिस्टर्नी। कुछ चपटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अंदर से खोखले होते हैं, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे दीदी सिस्टर्नी क्या है, ये सिस्टर्नी उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उसके अंदर की फोल्डिंग्स होती है जो, उसको नाम दिया गया है, जो कि फ्लैट होती है, चपटी होती है। अब नेक्स्ट आता है कि गोल्जी बॉडीज में क्या कुछ पार्ट्स होते हैं, हाँ इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है सिस फेज, सेकेंड है ट्रांस फेज। अब आता है कि सिस फेज और ट्रांस फेज आखिर क्या होता है। तो सिस फेज क्या होता है, सिस फेज होता है फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज क्या होता है, जहां पे चीजें बनना स्टार्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट होता है ट्रांस फेज। ट्रांस फेज क्या होता है, ट्रांस फेज होता है मैच्योरिंग फेज। यहां पे चीजें बन करके मैच्योर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हिंदी में कहते हैं लयन काय। अब ये क्या होता है, ये हमने अभी देखा था, ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि एक ही आउटर कवरिंग इसमें पाई जाती है, सिर्फ एक ही
कवरिंग से घिरे होते हैं। नेक्स्ट आता है आखिर ये बनते कैसे हैं। तो अभी हमने जो देखा था कि ईआर सामान बना रहा था, उसने गोल्जी बॉडीज के पास भेजा। गोल्जी बॉडीज ने क्या किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बनाया और प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाया और फिर उसके बाद में उसको पैक किया, कुछ थैलियों में पैक किया और आगे भेज दिया। तो जो थैलियों में पैक किया था वही थैलियां हैं लाइसोसोम, वही थैलियां लाइसोसोम कहलाती हैं। तो ये कैसे बनता है, ये बनता है गोल्जी बॉडीज के थ्रू, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग के थ्रू। Made by process of packaging from Golgi bodies. गोल्जी बॉडीज के थ्रू जो पैकेजिंग की जा रही है सामान की, जो छोटे छोटे थैलियों में सामान पैक करके आगे भेजा जा रहा है, वही प्रोसेस के थ्रू वो जो छोटी छोटी थैलियां बन रही है जिसमें सामान पैक हो रहा है, वो होती है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हिंदी में कहते हैं जल अपघटनीय विकृत। तो ये क्यों इसमें पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि इसी की वजह से ये अपना फंक्शन कर पाएगा। अब खाना बन गया, खाना पैक हो गया, तो अब डाइजेस्ट भी तो करना है उसको, तो डाइजेस्ट ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम करवाएगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है, यहां से हमें फंक्शन भी पता चल गया लाइसोसोम का। लाइसोसोम का फंक्शन है डाइजेशन। लाइसोसोम का फंक्शन है डाइजेशन। और कई बार ऐसा भी होता है जो पुरानी सेल्स हो जाती हैं, जब सेल्स बहुत पुरानी हो जाती हैं और वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही होती है, तो ये लाइसोसोम फट जाता है सेल के अंदर और सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है। तो ये लाइसोसोम का काम होता है, लाइसोसोम का मेनली काम होता है डाइजेशन का। ओके, इतना हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके बाहर में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अब वो दो मेम्ब्रेन जो पाई जाती हैं किस तरह की होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका शेप होता है सॉसेज लाइक। सॉसेज लाइक यानी कि सिलेंडर भी हम बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल होता है। अब इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, मतलब कि बेलनाकार होता है। ठीक है, अब हमें क्या जानना है, अब हमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जानना है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ये होती है इसकी आउटर कवरिंग, सबसे बाहर की कवरिंग, ये है आउटर लेयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर की जो लेयर होती है वो थोड़ी थोड़ी अंदर के लिए मुड़ी हुई होती है, फोल्ड होती है अंदर के लिए, मतलब कि इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसमें। ये है इसकी इनर लेयर।
इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, इसको क्रिस्टे भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर पाया जाता है फ्लूइड। ये मैट्रिक्स भरा है, इसके अंदर क्या भरा है? मैट्रिक्स, यानी कि फ्लूइड भरा है, राइट? फ्लूइड, द्रव भरा है। अब नेक्स्ट और क्या इसके अंदर पाया जाता है? इसके अंदर इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, और किसी भी ऑर्गेनल में डीएनए नहीं पाया गया अभी तक, लेकिन इसके अंदर इसका खुद का डीएनए होता है। और साथ ही में इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। अब इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, जो कि किसी और ऑर्गेनल में अभी तक नहीं पाया गया। तो ये खुद का एक अलग सेल बन गया, राइट? अगर ये सेल से बाहर निकल के भी रहता है तो ये अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि इसके पास डीएनए है, राइबोसोम है, ये प्रोटीन भी बना सकता है, और डीएनए है तो ये आगे अपनी जनरेशन भी बना पाएगा, राइट? सो इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी है। इसी के साथ में यहां से भी पता चलता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस। ये एटीपी सिंथेसिस का काम करता है। एटीपी सिंथेसिस यानी कि ये एनर्जी बनाने का काम करता है, सेल के लिए ये एनर्जी बनाता है। अगर ये एटीपी की सिंथेसिस नहीं करेगा तो सेल कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएगी, सेल अपना कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। इसी वजह से इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हमने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। एटीपी की सिंथेसिस करता है, इस वजह से ही इसको नाम दिया गया पावर हाउस ऑफ सेल। तो इतना हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्लास्टिड, जिसको लवक कहते हैं। इसके बारे में हमें पहले से क्या पता है? इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये। और हमने प्लास्टिड के बारे में क्या देखा था? प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। अब प्लास्टिड अगर सिर्फ प्लांट्स में पाया जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जा रहा है। तो हाँ, इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड होता है क्लोरोप्लास्ट। थर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट। ये 3 पार्ट होते हैं, ये 3 टाइप होते हैं प्लास्टिड के। इन 3 टाइप्स को पिगमेंट के बेसिस पे अलग अलग बांटा गया है। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, नो पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट से तो हमें
सुन के ही पता चल रहा है, क्लोरो यानी कि ग्रीन पिगमेंट, इसमें पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट। अब ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल तो प्लांट्स में पाया जाता है ना? हाँ, प्लांट्स में ही पाया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिड भी तो प्लांट्स में ही पाया जा रहा है। तो क्लोरोफिल प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है, लीव्स में। अब क्लोरोफिल काम क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, और फिर बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इसी के जरिए होती है। फोटोसिंथेसिस करता है और बनाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि खाना बनाता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में आखिर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं रेड और येलो कलर के पिगमेंट। रेड और येलो कलर के पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? फूलों और फलों को अट्रैक्टिव सा कलर देने का काम करते हैं। क्या करते हैं? फूलों और फलों को अट्रैक्टिव सा कलर देने का काम करते हैं। गिव अट्रैक्टिव color to flowers and fruits। फ्रूट्स और फ्लावर्स को ये अट्रैक्टिव सा कलर देने का काम करते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट में जब कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है तो ये क्या करता है? अब ये क्या करता है? ये स्टोर करता है फूड को। फूड को स्टोर करता है, किस किस फॉर्म में करता है वो भी देख लेते हैं। ये फूड को स्टोर करता है 3 फॉर्म में। पहला है स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट, सेकंड आता है प्रोटीन की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट, थर्ड आता है लिपिड एंड फैट की फॉर्म में। लिपिड और फैट की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। तो हमने प्लास्टिड के बारे में देखा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि पिगमेंट के बेसिस पे है। ऑन दी basis of pigments। पिगमेंट के बेसिस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ये फूड स्टोर करता है 3 फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, लिपिड और फैट की फॉर्म में। सेकेंड आता है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है इसमें, ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, मतलब कि खाना बनाता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इसमें रेड और येलो कलर का पिगमेंट पाया जाता है। ये क्या करता है? ये करता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को अट्रैक्टिव कलर देने का काम करता है। तो ये हो गया प्लास्टिड के बारे में। अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा और क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट को हम उसके डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, ये होता है, ये मान लिया क्लोरोप्लास्ट की आउटर कवरिंग है, ये रही आउटर कवरिंग यानी आउटर लेयर। इसके अंदर एक और लेयर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये है इसकी इनर लेयर।
इसके अंदर जो खाली पार्ट है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर इसके पास भी इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। इसके पास इसका डीएनए पाया जाता है, साथ ही में इसके पास कुछ राइबोसोम्स भी हैं। अब इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर और क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा के अंदर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कॉइन लाइक यानी सिक्के नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। इस सिक्के नुमा जो संरचना है, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, ओके। और ये जब सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख जाते हैं, ये पूरी संरचना को कहते हैं ग्रेना, राइट। ये सिक्के नुमा स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ये इन सबको मिलाकर के कहते हैं ग्रेना। अब ये सिक्के नुमा स्ट्रक्चर दो पार्ट में होते हैं, इन दोनों को ज्वाइंट करती है जो ट्यूब्यूल, उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं उसको। यहाँ पे एक सिक्के नुमा स्ट्रक्चर था, उसको थैलाकॉइड कहा हमने। जब बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, उसको हमने ग्रेना कहा। और दो सिक्कों के ढेर को आपस में मिलाने वाली ट्यूब्यूल को हमने कहा स्ट्रोमा लैमेली, ओके। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इतना क्लियर हो गया। अब थैलाकॉइड के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्या देखा हमने? क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन, इसकी आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। अंदर का जो खाली पार्ट होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसके पास खुद का इसका डीएनए है, राइबोसोम्स इसके होते हैं। यहाँ पे एक सिक्के नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। जब वही थैलाकॉइड, बहुत सारे थैलाकॉइड ऊपर ऊपर हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, तब वो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो ढेर बनता है, उसको कहते हैं ग्रेना। और दो ग्रेना को आपस में मिलाने वाली ट्यूब्यूल को कहते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली, राइट। और जो थैलाकॉइड के अंदर फ्लूइड पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। वो होता है थैलाकॉइड के अंदर। थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं इसकी मेम्ब्रेन को, ओके। वैक्यूल प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। प्लांट और एनिमल्स दोनों ही सेल्स में वैक्यूल पाया जाता है। अब वैक्यूल होता क्या है, इसका क्या जरूरत है, क्या नीड क्या है इसकी, क्यों होता है ये प्लांट और एनिमल सेल्स में? प्लांट सेल में ये बहुत ही बड़ा होता है और
कम नंबर में होता है। वहीं अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये बहुत ही ज्यादा नंबर्स में होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। क्यों? एनिमल सेल में ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। वैक्यूल्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल, जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है, वो बाहर निकालने का काम करते हैं। वही प्लांट्स में ये स्टोरेज का काम करते हैं। यहाँ पे स्टोरेज का काम कर रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को निकाल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल आउट कर रहे हैं। राइट? यहाँ पे जब हम प्लांट्स में देखते हैं कि ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं, तो आखिर ये स्टोर कर क्या रहे हैं? क्या स्टोर कर रहे हैं? लिपिड्स स्टोर कर रहे हैं, फैट स्टोर कर रहे हैं, अमीनो एसिड स्टोर कर रहे हैं, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं। राइट? अब यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। राइट? यहां से हम इसके फंक्शंस को पता कर सकते हैं। फंक्शन क्या कर रहा है? पहला फंक्शन हो गया स्टोरेज का, स्टोरेज कर रहा है। दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन है स्टोरेज, दूसरा फंक्शन है ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे टर्जिडिटी क्या होता है, तो वो भी हम बता देते हैं। टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। अब बात आती है टर्जिडिटी आखिर होता क्या है? टर्जिडिटी क्या होता है? टर्जिडिटी मतलब कि वो सेल को फुला देता है। कैसे फुला देता है? इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ये सब कुछ स्टोर कर रहा है, ये सब कुछ फ्लूइड तो है, फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड जो स्टोर कर रहा है, की वजह से ये सेल को फुला देता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। या ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ये सेल को बर्स्ट होने से, यानी कि फटने से बचाता है। प्रिवेंट फ्रॉम bursting ऑफ सेल, सेल को फटने से बचाता है। तो ये हमने वैक्यूल के बारे में देखा। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ सेल। ये सेल का डायरेक्टर है, यानी कि सेल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है। सेल में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी वो काम कर रहा है, सब कुछ न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है। इसीलिए इसे कहते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल। अब इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है? अभी हमने देखा था ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वहीं पे इसके बाद में देखें तो कुछ जो ज्यादातर जीव होते हैं, ज्यादातर जो सेल्स होती हैं, उनमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस ही पाया जाता है। मेनली सिंगल न्यूक्लियस फाउंड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि ज्यादातर में तो सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इन्यूक्लिएटेड। आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इस वजह से इसको कहते हैं इन्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट दूसरा क्या है? कुछ ऐसे भी होते हैं सेल्स जिनमें
कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं कोनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट। मतलब कि एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कोइनोसाइट्स। आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसको कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कोइनोसाइट्स। यहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियस डायरेक्टर होता है सेल का, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज डायरेक्ट करता है। न्यूक्लियस के थ्रू ही सारी एक्टिविटीज होती है। हम न्यूक्लियस के पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स। अब पार्ट्स कितने होते हैं न्यूक्लियस के? तो न्यूक्लियस में होते हैं 3 पार्ट। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा होता है न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये होता है न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आता है क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन्स क्या होता है? ये कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल वाली इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है केंद्रक का भी केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। तो इतना हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा। अब हम न्यूक्लियस को डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। अब हम न्यूक्लियस का डायग्राम देख लेते हैं। न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती हैं। 2 मेम्ब्रेन हमने बना ली। ये है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, अब न्यूक्लियर एनवेलप में से कुछ पोर्स होते हैं, इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बाउंड्री में। इस तरह से कुछ न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है। अब इसी के साथ में कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन धागेनुमा स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब इसके अलावा में यहां पे एक पाया जाता है न्यूक्लियोलस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। इसी के साथ में कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब ये
न्यूक्लियर पोर्स क्यों पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं ताकि ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर पाया जाता है फ्लूइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए, इन दोनों के बीच में आरएनए और प्रोटीन के ट्रांसफर के लिए ये न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आरएनए एंड प्रोटीन ट्रांसफर के लिए, राइट। आरएनए और प्रोटीन के ट्रांसफर के लिए ये न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए और प्रोटीन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो पहला पार्ट हमने देखा न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो बाहर की कवरिंग है, राइट। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा है। तीसरा है क्रोमैटिन, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के अंदर। चौथा है एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम। इतना क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे कौन से सेल ऑर्गेनल किस में पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में अमीनो एसिड की पाई जाती है। अमीनो एसिड की सेल वॉल पाई जाती है। वहीं अगर यूकैरियोटिक्स में देखें तो इसमें सेलुलोज की पाई जाती है। सेलुलोज की, वो भी सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पुराने टाइप की सेल्स हैं जो कि बहुत पुरानी है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट है। लेकिन वही यूकैरियोटिक को देखें तो ये नई टाइप की सेल्स हैं, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनवेलप। अब जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलप कैसे होगा? तो वो भी इसमें अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, वो भी तो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, अभी हमने देखा था, तो वो भी इसमें अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस टाइप से पाए जाते हैं? ये पुराने टाइप के सेल है, अभी हमने बताया। तो इसमें जो क्रोमोसोम पाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के एक मॉलिक्यूल से बनेगा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक को देखें तो यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए के आसपास में हिस्टोन प्रोटीन भी होता है जो कि उसको बांध के रखता है। तो इसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं डीएनए। नेक्स्ट आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? अब डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अभी हमने देखा जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे पाया जाएगा? अब हमने देखा कि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, तो इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सेंटर में पाया जाएगा। मतलब कि न्यूक्लियस में पाया जाएगा, राइट। इतना हो गया। बात आती है ईआर की। अब ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? अभी मैंने बताया कि ये पुराने टाइप की सेल्स होती हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये पुराने टाइप में अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी। अब
इसमें ER absent होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो ये अच्छे से डेवलप हो चुकी है, तो इसमें सारे ऑर्गेनल्स आ चुके हैं, तो इसमें ER प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम, अब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं या नहीं? राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। वही यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्यूल। वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट तो होता है, लेकिन प्लांट्स में। राइट, क्योंकि अभी हमने देखा था ना एनिमल सेल्स में तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, तो उनको इतना अहमियत नहीं दी जाती है। प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, इसलिए उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। पहला है माइटोसिस, जिसको सूत्री विभाजन कहते हैं। दूसरा है मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है, तो हम सबसे पहले माइटोसिस देखते हैं। माइटोसिस में मान लीजिए ये मदर सेल है, टू एन है, ठीक है, 2n टाइप का इसमें क्रोमोसोम है, ये मदर सेल है हमारी। ओके, अब इसका होगा डिवीजन, ये डिवाइड होके बनाएगी डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स इसने बनाई, ये है हमारी डॉटर सेल्स। अब जो ये दो डॉटर सेल्स इसने बनाई हैं, उसमें भी सेम टाइप ऑफ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जब मदर सेल डिवाइड होकर के डॉटर सेल बनाती है और उसमें सेम टाइप ऑफ, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 2n ही मदर के पास है, 2n ही डॉटर के पास है, तो वो डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ये है हमारा इक्वेशनल डिवीजन, राइट। इक्वेशनल डिवीजन, अब इक्वेशनल डिवीजन आखिर किस लिए होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये होता है हमारी ग्रोथ के लिए और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के लिए जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि जो मदर सेल होती है उसमें जितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उतना ही क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद बनी डॉटर सेल में भी होता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल और डॉटर सेल में पाया जाता है, जिस वजह से इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जो कि ग्रोथ और टिश्यू को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मियोसिस। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारी मदर सेल है, मदर सेल, ये रही हमारी मदर सेल। मदर सेल में 2n टाइप का क्रोमोसोम पाया जा रहा है। अब ये करेगा डिवीजन, डिवीजन करके इसने दो सेल्स बनाई जिसमें n क्रोमोसोम जाएगा। ये फर्स्ट डिवीजन था, फर्स्ट डिवीजन। अब ये फिर से डिवीजन करेगा, सेकेंड डिवीजन।
सेकेंड डिवीजन करने पे ये क्या करता है, इसकी डॉटर सेल्स बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनाता है, 4 इसने डॉटर सेल्स बनाई। इन चारों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो होगा n। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मदर सेल पे 2n क्रोमोसोम है, लेकिन डॉटर सेल में देखें तो n क्रोमोसोम आया है। तो मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर चेंज है, जिस वजह से इसमें जो कि आधा होता जा रहा है, जिस वजह से इसे हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। मतलब इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ है। मदर सेल में जो पाया जा रहा था उसका आधा ही डॉटर सेल में पाया जा रहा है, जिस वजह से रिडक्शन इसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है, ये कब होता है, मियोसिस डिवीजन कब होता है? मियोसिस डिवीजन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। मियोसिस डिवीजन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पे। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस डिवीजन होता है, जिसमें हम क्रोमोसोम के आधे नंबर को ही आगे की डॉटर सेल में सेंड करते हैं, आगे की डॉटर सेल में रिडक्ट होके जाता है। इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ओके, यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन फिनिश हो गया। तो अब आता है डिफरेंस, आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ये सारे कैरेक्टर्स पे हम डिफरेंस देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अगर सेल वॉल को देखें तो प्लांट सेल पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वही अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर प्लास्टिड की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। वहीं सेंट्रोसोम की बात आती है तो सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो फूड होता है प्लांट सेल में स्टार्च की फॉर्म में। वहीं अगर देखें एनिमल सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के बीच में एक इंटरकनेक्ट करने वाला ब्रिज होता है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इसमें ये प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला हमने अभी देखा ही था, सेल वॉल में देखा था, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। यही था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके नोट्स आपको प्रॉपर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा अच्छे से आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप चैनल और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नोट्स आपके तैयार करके आपके व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे। व्हाट्सएप चैनल से आप तब तक जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंचे और वो भी पढ़ाई का आनंद ले सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय।